subscribe? Nope. Will you subscribe? अमीर मायका वर्सेस गरीब ससुराल में ज्वेलरी शॉपिंग। हमेशा की तरह नम्रता आज भी अपनी बेटी को शहर के सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में ले जाती है और बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी की डिजाइन दिखाती है। ये देखो बेटा कितनी सुंदर लग रही है। मैडम ये डिजाइन आज ही बनकर आई है, एकदम स्पेशल और एक्सपेंसिव है। बेबी जी को ये बहुत सूट करेगी। हाँ सचमुच ये डिजाइन बहुत शानदार है। बेटा तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी? हाँ माँ अच्छा तो है, लेकिन आज के जमाने में गोल्ड कौन पहनता है, मुझे डायमंड ज्वेलरी पहनना है। तो ठीक है बेटा तुम डायमंड ज्वेलरी भी ले लेना, अभी तो फिलहाल तुम गोल्ड ले लो। भैया ऐसा करो ये चारों डिजाइन पैक कर दो। चलो बेटा हम दूसरे काउंटर पर डायमंड देख लेते हैं। अब सोनल दूसरे काउंटर पर अपने लिए डायमंड ज्वेलरी देखती है, तभी उसे एक डायमंड हार बहुत पसंद आ जाता है। सोनल कहती है, माँ देखो ये डायमंड हार कितना सुंदर लग रहा है, बस मुझे तो यही चाहिए। कोई बात नहीं बेटा तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो। शॉपिंग करने के बाद वो लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। तभी सोनल कहती है, माँ कल मुझे फिर शॉपिंग के लिए आना पड़ेगा, मुझे कुछ एक्सपेंसिव ड्रेस चाहिए और कुछ मेकअप प्रोडक्ट भी। अरे सोनल तेरे नेकलेस का डिजाइन तो बहुत सुंदर लग रहा है, काफी महंगा होगा ना? हाँ यही कोई 70 लाख का, लेकिन तुझे तो पता है कि मेरी माँ इस शहर की सबसे अमीर लेडी है, इसीलिए मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं रहती है। हाँ यार तू बड़ी लकी है कि वो तेरी मम्मी है। हाँ सोनल सच कह रही है, आंटी तुझे बहुत प्यार भी तो करती है। अंकल के जाने के बाद आंटी ने ही तुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है। हाँ नंदिता। ऐसे ही समय बीत रहा था। नम्रता सोनल को आए दिन मॉल ले जाकर कपड़ों और ज्वेलरी की शॉपिंग करवाती थी, क्योंकि सोनल को कपड़े और ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन नम्रता अपने मैनेजर उमेश से कहती है, उमेश जी आप तो जानते हैं कि सोनल मेरी इकलौती बेटी, मेरी सारी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन, लेकिन अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। आप उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढिए, अगर एक अच्छा लड़का मिल गया तो मैं सोनल की जल्दी ही शादी कर दूंगी। हाँ मैम, मैं आज से ही लड़कों का पता करता हूँ। अब उमेश ने कुछ अच्छे लड़कों का पता किया जो खानदानी भी थे और अमीर भी। फिर शुरू हुआ रिश्तों का सिलसिला। लड़के रिश्ते लेकर आते और नम्रता को भी अच्छे लगते, लेकिन छानबीन करके पता चलता कि वो लड़के दौलत के लालची है और इसी लालच में वो सोनल से शादी करना चाहते हैं। नम्रता ने उन्हें मना कर दिया। एक दिन उमेश नम्रता से बोला, नम्रता मैम, इस शहर के एक करोड़पति आदमी है सेठ विश्वनाथ, उनका बेटा है मधुर। ये रही उसकी पोर्टफोलियो और फोटोज। वो लड़का बहुत अच्छा है, सुना है अपने पिता के बिजनेस में वो 4 चांद लगा रहा है। मैंने आज शाम को उसे बुला लिया है। ये आपने बहुत अच्छा किया, शाम को मेरे बंगलों पर मिलते हैं। शाम को उमेश मधुर को लेकर नम्रता के घर पहुंच गया। सारी बातें होने के बाद मधुर कहता है, नम्रता मैम, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मेरे पिताजी का बिजनेस डूबने की कगार पर है। आपको मेरे पिताजी से बिजनेस में पार्टनरशिप करनी होगी, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। नम्रता समझ चुकी थी कि मधुर उसकी बेटी से शादी स्वार्थ के लिए करना चाहता है। वो उसे मना कर देती है और उसके जाने के बाद वो उमेश से कहती है, उमेश जी भले ही मैं किसी गरीब ईमानदार लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दूंगी, लेकिन मैं किसी अमीर लालची लड़के से उसकी शादी नहीं करूंगी। मैम यदि ऐसी बात है तो ऐसे गरीब और ईमानदार लड़के को मैं सालों से जानता हूँ। वो गरीब जरूर है लेकिन बहुत ही टैलेंटेड है। वो हर तरीके से सोनल के काबिल है। कौन है वो लड़का? हमारी ही फैक्ट्री में काम करता है, किशोर नाम है उसका। उमेश के साथ जाकर नम्रता किशोर से मिलती है। किशोर उसे बहुत पसंद आता है। नम्रता किशोर को काफी पर इनवाइट करती है और अपनी बेटी सोनल से मिलवाते हुए कहती है, किशोर ये है मेरी बेटी सोनल, जिसके रिश्ते की मैं तुमसे बात कर रही थी। रिश्ते की बात? लेकिन माँ आपने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, वैसे कौन है ये? बेटा ये किशोर है, हमारी ही फैक्ट्री में मैनेजर है। ये सुनकर सोनल का दिमाग खराब हो जाता है और वो बिना कोई इंटरेस्ट लिए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद किशोर उमेश से पूछता है, उमेश सर, आपकी बातों से लगता है कि मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ नम्रता मैम उसकी मालकिन है, क्या ये सच है? हाँ। लेकिन मैं तो आपकी फैक्ट्री में एक मामूली मैनेजर हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज किशोर मेरी बात समझने की कोशिश करो। सोनल मेरी इकलौती बेटी है, वो थोड़ी जिद्दी है लेकिन वो बहुत अच्छी है और उसके लिए मुझे एक ईमानदार लड़के की जरूरत है। उसके बाद नम्रता ने किशोर को सब कुछ बताया। ये सब सुनकर किशोर कहता है, ठीक है मैम, यदि सोनल को मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं उनसे शादी कर सकता हूँ, पर मेरी एक ही शर्त है, मुझे आपकी दौलत में से कुछ भी नहीं चाहिए।
आप सिर्फ सोनल को 2 जोड़ी कपड़ों में विदा करेंगी मैम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सोनल को बहुत खुश रखूंगा। नम्रता किशोर की बात पर हाँ कर देती है। दूसरी तरफ सोनल का दिमाग खराब था। वो अपनी सहेलियों से मिलती है और उन्हें सारी बातें बताती है और कहती है, यार समझ नहीं आता, माँ ने अपनी फैक्ट्री के मैनेजर से मेरा रिश्ता करने के बारे में सोचा भी कैसे? कहा मैं एक करोड़पति की बेटी और वो मामूली मैनेजर। भला मैं उस मैनेजर से शादी कैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। वैसे भी तुझ में चाहे कितने भी टैलेंट हो, लेकिन वो एक गरीब लड़के के साथ जीवन गुजारने का टैलेंट नहीं है तुझ में। देख प्रिया, तुझे पता है कि मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने की बुरी आदत है। मुझे चैलेंज मत करना। सोनल, प्रिया के साथ साथ मैं भी तुझे इस बात पर चैलेंज करती हूँ कि तू एक गरीब लड़के के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये बात है तो लगी शर्त। सोनल, ये तू कैसी बातें कर रही है? शादी ब्याह के फैसले शर्तों पर नहीं होते, बल्कि ये तो दिल के रिश्ते हैं, दिल से होते हैं। मुझे ये सब पता नहीं, लेकिन मैं इस गरीब लड़के से शादी करके निभा के भी बताऊंगी। दरअसल सोनल बहुत लाड प्यार में पली थी। उसे जीवन की हकीकत का कोई अंदाजा नहीं था। वो अपने खिलाफ की गई हर बात को चैलेंज समझती थी और चैलेंज एक्सेप्ट करने में उसे मजा आता था। इसीलिए वो घर पहुंचती और अपनी माँ से कहती है, माँ, तुमने मेरे लिए जिस लड़के से बात की थी वो मुझे पसंद है, मेरी उससे शादी करवा दो। क्या तू सच कह रही है बेटा? मुझे तो लगा कि तू नहीं मानेगी। नहीं माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। किशोर के घर वाले भी मान जाते हैं और इस तरह सोनल और किशोर की शादी तय हो जाती है। कुछ ही दिनों में उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। सभी मेहमानों के बीच सोनल की सहेली बबली उससे मिलने आती है और कहती है, सोनल, शादी मुबारक हो। क्या मुबारक हो? तुझे तो पता है ना कि मैं ये शादी सिर्फ एक शर्त के लिए कर रही हूँ। मैं मानती हूँ सोनल कि तूने शर्त लगाकर बड़े बड़े टास्क किए हैं, लेकिन शादी जिंदगी का फैसला है, कोई शर्त नहीं। तो इस शर्त की बातों को भूल भाल के अपने पति के साथ प्रेम से अपना रिश्ता निभाना। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। किशोर की शर्त के मुताबिक सोनल सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में ही अपने ससुराल आ जाती है। सोनल के ससुराल में उसकी सास अंबिका और उसकी नंद राधा मिलकर उसका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। सोनल गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है तो छोटे से मिट्टी के घर को देखकर उसका मुंह बन जाता है। फिर राधा कहती है, भाभी आप थक गई होंगी, चलिए मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। राधा सोनल को उसके कमरे में ले जाती है, जहां पर एक बहुत ही साधारण सा पलंग और उस पर बहुत ही सादा बिस्तर डाला हुआ था। ये सोचकर सोनल कहती है, क्या ये मेरा कमरा है? हाँ भाभी, ये आपका ही कमरा है, पर आपके घर की तरह बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन मैंने इसे आपके लिए बड़े प्यार से सजाया है। अब आप आराम कर लीजिए। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है। अगले दिन सोनल की सास उसके कमरे में एक साड़ी और कुछ गहने लेकर आती है और उससे कहती है, सोनल बेटा, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। पड़ोस की औरतें आती ही होंगी। मैं तेरे लिए ये बहुत सुंदर सी साड़ी मंगवाई थी बाजार से, ये ले, तू इसे पहनकर तैयार हो जा। ऐसा कहकर अंबिका साड़ी और गहने वहीं रखकर चली जाती है। तभी किशोर वहां आता है। सोनल साड़ी और उन गहनों को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, देख रहे हो तुम, ये लोकल बाजार से लाई हुई साड़ी और ये रोड साइड से खरीदी हुई ज्वेलरी, ये मैं पहनूंगी अपनी पहली मुंह दिखाई की रस्म पर? कभी नहीं, मैं ऐसी 3rd क्लास चीज नहीं पहनती, तुम्हें अच्छी तरह पता है। देखो सोनल, तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारी माँ की तरह करोड़पति नहीं हूँ। ये साड़ी भी जो तुम्हारे लिए माँ ने ली है ना, इसे भी वो पैसे जमा करके लेकर आई है, वरना हमारे घर में तो फेरी वालों से कपड़े लेकर पहन लेते हैं। और तुम्हें यहाँ सोने चांदी और हीरे की ज्वेलरी नहीं मिलेगी, तुम्हें यही ज्वेलरी मिलेगी जो है, लेकिन हाँ, तुम्हें मेरा और मेरे घर वालों का प्यार मिलेगा। अब इतना परेशान मत हो। मुझे तो मेरी बीवी इन लोकल गहने में भी उतनी ही सुंदर लगती है जितनी कि ओरिजिनल डायमंड में लगती है। मेहमान आते ही होंगे, तुम जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ। सोनल ने अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो उस लोकल साड़ी और उन लोकल ज्वेलरीज को पहन लेती है और बाहर आ जाती है। बाहर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे। वो सोनल को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ममता कहती है, वाह अंबिका, तेरी बहू तो लाखों में एक है। अंबिका के साथ साथ सोनल के सभी घर वाले सोनल की तारीफ सुनकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सोनल को अपने नए ससुराल में एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन साथ ही उसके ससुराल वाले उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसकी नंद राधा उसे कोई काम नहीं करने देती थी और उसकी सास अक्सर उसके लिए खाने पीने की चीज लाया करती थी। एक दिन की बात है, अंबिका सोनल से बोली, सोनल बेटा, जब से तू शादी करके आई है तब से हमने तुझे कोई शॉपिंग नहीं करवाई। आज किशोर को पेमेंट मिली है तो चल मैं तुझे कुछ शॉपिंग करवा कर ले आती हूँ। ये लोग इतनी लोकल चीज पहनते हैं, मुझे ये लोग क्या ही शॉपिंग करवाएंगे। नहीं नहीं माँ, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाभी, ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए? आप जल्दी तैयार हो जाओ और हमारे साथ बाजार चलो, हम आपके लिए कुछ कपड़े और कुछ ज्वेलरी खरीदनी है। सोनल तैयार होकर अपनी सास और अपनी नंद के साथ मार्केट जाती है।
तभी उसकी सास फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान पर पहुंचती है और कहती है, अरे भैया मेरी बहू के लिए जरा अच्छी सी साड़ी दिखाना, सस्ती मत दिखाना। हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए, मेरी दुकान की सबसे अच्छी साड़ी है, पूरे 5,000 रुपए की। देखो ना बहू, तुम्हें ये साड़ी पसंद आ रही है क्या? माँ जी आप रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए भाभी, देखिए ना ये रेड कलर की साड़ी आप पर बहुत सुंदर लगेगी। माँ आप इसे भाभी के लिए ले लो। मैंने कहा ना राधा, मुझे साड़ी नहीं चाहिए, प्लीज घर चलो, वैसे भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वो लोग घर वापस आ जाते हैं। अंबिका किशोर से कहती है, किशोर बेटा, सोनल बहू जब से घर में आई है तब से उसने एक बार भी शॉपिंग नहीं की। आज मैंने और राधा ने उसे शॉपिंग करवाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसे कुछ पसंद नहीं आया। तू ऐसा कर, उसे किसी अच्छी दुकान पर ले जा और उसकी पसंद के कपड़े और गहने दिलाकर ले आ। ठीक है माँ, मैं आज शाम को ही उसे ले आता हूँ। अब किशोर अपने कमरे में आता है तो देखता है कि सोनल मैगजीन पर कुछ ज्वेलरी देख रही थी। तभी किशोर कहता है, सोनल ज्वेलरी देख रही हो? हाँ, ये इंडिया की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर है, उनकी नई ज्वेलरी कलेक्शंस आई है, बस वही देख रही थी। अच्छा, वैसे मैं कह रहा था कि आज हम दोनों बाहर चलें, मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवा दूंगा और हम डिनर भी बाहर ही करेंगे। रहने दो ना किशोर, फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है। प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। अब किशोर और सोनल बाजार के लिए निकलते हैं। किशोर सोनल को एक लोकल ज्वेलरी शॉप पर ले जाता है और कहता है, सोनल तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हें ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है, तो अपने लिए कुछ ज्वेलरी पसंद कर लो। यह सुनकर सोनल का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहती है, किशोर क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस लोकल ज्वेलरी शॉप की ज्वेलरी पहनूंगी? अगर तुम्हें मुझे शॉपिंग करवाने का इतना ही शौक है तो मुझे मेरी पसंद की ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी दिलवाओ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पसंद की ज्वेलरी शॉप पर ले चलती हूँ। अब सोनल किशोर को शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में ले जाती है। ज्वेलरी शॉप का ओनर सोनल को पहचान लेता है और कहता है, आइए सोनल मैडम, बहुत दिन बाद आई आप, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आए हुए हैं। ऐसा कहकर कमलेश अपने वर्कर को सोनल को ज्वेलरी दिखाने के लिए कहता है। सोनल ज्वेलरी देखकर एक हार पसंद करती है। किशोर उसका रेट पूछता है तो पता चलता है कि वो 75 लाख का है। किशोर कहता है, सोनल तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं इतनी महंगी ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो क्या हुआ, मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ। मेरी मम्मी के लिए 75 लाख की ज्वेलरी दिलाना बहुत मामूली बात है। मैं अभी अपनी मम्मी को फोन लगाती हूँ। फिर सोनल अपनी मम्मी को फोन लगाती है और कहती है, मम्मी मुझे एक 75 लाख का गोल्ड नेकलेस पसंद आया, प्लीज आप पेमेंट कर दो। अच्छा ठीक है बेटा, ले लो, मेरी बेटी के लिए 75 लाख की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी नम्रता को किशोर की शादी से पहले कही गई बात याद आती है। मैं चाहता हूं कि सोनल और मेरे परिवार के बीच बहुत गहरा रिश्ता बन सके, ताकि मेरे साथ साथ सोनल भी बहुत खुश रह सके। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनी तरफ से सोनल को एक भी रुपया मत देना। जो मेरी हैसियत है सोनल को उसी से गुजारा करना होगा, और भगवान ने चाहा तो एक दिन मैं सोनल के लिए सब कुछ लाकर उसके कदमों में रख दूंगा। और फिर नम्रता सोनल से कहती है, सॉरी बेटा, लेकिन मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दे सकती। तुम्हारे पति के पास जो है तुम्हें उसी में गुजारा करना है। लेकिन माँ आप... ऐसा कहकर नम्रता फोन काट देती है। गुस्से में किशोर से कहती है, किशोर मुझे कुछ नहीं चाहिए, घर चलो। और वो लोग घर आ जाते हैं। सोनल गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। तब अंबिका किशोर से पूछती है, क्या बात है किशोर, सोनल ने कोई शॉपिंग नहीं की? नहीं माँ, दरअसल उसे कुछ पसंद ही नहीं आया। बेटा सोनल अब हमारे परिवार का हिस्सा है और इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर उसे कम पैसे में कुछ पसंद नहीं आता तो अपना बजट बढ़ाकर उसे थोड़ी बड़ी दुकान ले जाना। जी माँ। दूसरी तरफ सोनल अपने कमरे में जाकर रो रही थी और अपने आप से कह रही थी, मेरे मायके में तो मुझे मेरी माँ लाखों की ज्वेलरी दिलाती थी और कपड़ों की तो कभी मैंने परवाह ही नहीं की, लेकिन अपने ससुराल में मैं एक ज्वेलरी भी नहीं खरीद पाई। ऐसी एक दिन सोनल की मम्मी उससे मिलने आती है। राधा उनके लिए नाश्ता बनाती है। सभी लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। फिर अंबिका सोनल से कहती है, सोनल बेटा अपनी मम्मी को अपने कमरे में ले जाओ और उनसे बातें करो। जी माँ जी। सोनल अपनी माँ को अपने कमरे में ले जाती है। तब नम्रता सोनल से पूछती है, सोनल कैसी है बेटा, तेरे ससुराल वालों के साथ तू खुश तो है ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुमने कितने गरीब घर में मेरी शादी कर दी है। चलो मैंने अपनी शर्त के चक्कर में कुछ नहीं सोचा, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए था। तुमने किशोर के साथ मेरी शादी करके मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। अंबिका सोनल की बात सुनकर उसे समझाते हुए कहती है, सोनल बेटा किशोर एक बहुत अच्छा और ईमानदार लड़का है। उसे हमारे पैसों का कोई लालच नहीं और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसके घर वाले भी बहुत शरीफ हैं और तुम्हें बहुत चाहते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी माँ ने जिससे तुम्हारी शादी की है वो सचमुच बहुत अच्छा लड़का है
और उसके जैसा जीवन साथी किस्मत वालों को ही मिलता है। अंबिका ऐसे कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। दिवाली आने वाली थी और दिवाली की तैयारियां हो रही थी। अंबिका ने सोनल से कई बार शॉपिंग के लिए पूछा, लेकिन सोनल ने मना कर दिया। फिर दिवाली के दिन अंबिका और राधा सोनल के पास एक साड़ी और कुछ गोल्ड ज्वेलरी लेकर आई और अंबिका उसे सोनल को देते हुए बोली, सोनल बेटा, ये तेरी पहली दिवाली, इसीलिए हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करना चाहते। देख, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ और साथ में ये गोल्ड ज्वेलरी भी, और इसकी डिजाइन बहुत ही यूनिक है। राधा ने पसंद की है, तुझे भी पसंद आएंगे। हाँ भाभी, एक बार खोलकर तो देखो। सोनल उन लोगों के कहने पर जैसी ज्वेलरी खोलकर देखती है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि वो सोने के गहने बिल्कुल न्यू डिजाइन के थे और वो काफी चमकदार और खूबसूरत थे। सोनल खुश होते हुए कहती है, माँ जी, ये तो कल्याण ज्वेलर्स की डिजाइन हैं। ये उनकी नई डिजाइन हैं। सोनल को ऐसे खुश देखकर अंबिका और राधा भी बहुत खुश हो जाती हैं। अब सोनल साड़ी और ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाती है और बाहर आती है। किशोर भी सोनल को देखता ही रह जाता है। तभी सोनल अंबिका से कहती है, माँ जी, मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स को दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ बुला लूं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब सोनल अपनी कुछ सहेलियों को फोन करके दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर बुला लेती है। राधिका और अंबिका सबके लिए नाश्ता बनाती हैं। सभी लोग साथ में नाश्ता करते हैं। तब निक्की कहती है, अरे वाह सोनल, तेरी गोल्ड ज्वेलरी तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, मुझे मेरी सासू माँ ने गिफ्ट की है। यार, ये तो बहुत महंगी है। तू तो बता रही थी कि तेरे ससुराल वाले ज्यादा अमीर नहीं है, पर इतनी महंगी ज्वेलरी। खैर कोई बात नहीं, सचमुच तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर बाद उसके सभी दोस्त चले जाते हैं। फिर वो अपनी नंद से पूछती है, राधा, एक बात बताओ, ये ज्वेलरी तो बहुत महंगी है, पर माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो इतनी महंगी ज्वेलरी खरीद सके? भाभी, दरअसल ये सोने की ज्वेलरी नहीं है, बल्कि चांदी की ज्वेलरी है। इस पर सोने का पानी चढ़ा है, इसीलिए ये हमें बजट में मिल गई। माँ बहुत दिनों से आपके लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी और उसी से माँ ने ये खरीदी है। ये सुनकर सोनल का तो जैसे मूड ऑफ हो गया। सोनल गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सोनल अपना कुछ मेकअप लेने के लिए अकेली ही मार्केट जाती है। वो मेकअप खरीद कर बाहर निकलती है। तभी उसे उसकी सहेली बबली मिलती है। बबली काफी साधारण कपड़ों में थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऑफिस से वापस आ रही है। सोनल उसके पास आती है और कहती है, अरे बबली, कैसी है तू? और यहाँ कैसे? तेरी तो शादी हो गई थी ना? पता चला कि तू पुणे में रह रही है अपने हस्बैंड के साथ। हाँ यार, पुणे में ही थी, लेकिन हालातों ने मेरा साथ नहीं दिया। यार, वो सामने रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते। दोनों सहेलियां रेस्टोरेंट में पहुंचकर कॉफी पीती हैं। कॉफी पीते पीते बबली उसे बताती है, यार, मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन फिर मैंने डिवोर्स ले लिया और अभी मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ। डिवोर्स ले लिया? लेकिन क्यों? तेरी शादी तो अंकल ने एक बहुत अमीर लड़के से करवाई थी ना? वो लड़का अमीर था, मुझे उसके पास पैसा तो मिला, लेकिन वफादारी और प्यार नहीं मिला। शादी के एक हफ्ते बाद ही मुझे उसके कई अफेयर्स का पता चला और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर हाथ उठाया। वो रोज शाम को ड्रिंक करके आता था और मुझे गालियां देता था, मारता था। मेरे सास ससुर को भी इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए तो मैं ही गलत थी और इन सब से परेशान होकर मैंने डाइवोर्स ले लिया। छोड़, तू ये बता, तेरी जिंदगी कैसी चल रही है? किशोर तुझे बहुत प्यार करता होगा ना? हाँ बबली, किशोर मुझे बहुत प्यार करता है। मेरा गुस्सा होने पर भी वो मुझे कुछ नहीं कहता, बल्कि हमेशा समझाता है। मेरी सास और मेरी ननद मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। वो हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या? वो लोग गरीब हैं, यही ना? हाँ बबली, तुझे तो पता है, मैं मम्मी के यहाँ पर लाखों की शॉपिंग किया करती थी, लेकिन ससुराल में आने के बाद आज तक मैंने कोई भी महंगी ज्वेलरी नहीं खरीदी। मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं तो सोचती हूँ कि किशोर को छोड़ दूं। देख सोनल, जीवन में सब कुछ नहीं मिलता। ये तो तेरी खुशकिस्मती है कि तुझे इतना प्यार करने वाला पति और इतने अच्छे ससुराल वाले मिले। मैंने अपने जीवन से यही सीखा है कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। तुझे अपने पति को और अपने ससुराल वालों को प्यार से अपना लेना चाहिए। उसी में खुश रहना सीख जो तेरा है। और हाँ, किशोर को छोड़ने की गलती कभी मत करना। किशोर से दूर जाकर तुझे पैसे तो मिल सकते हैं, लेकिन शायद तुझे प्यार कभी ना मिले। अब तो मुझे ही देख, बाकी तो तू खुद समझदार है। बबली की बात सुनकर सोनल को पहली बार एहसास होता है कि वो अपने ससुराल वालों के साथ कितना गलत व्यवहार कर रही थी। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसका पति और उसके ससुराल वाले उसे कितना प्रेम करते हैं। वो अपने घर लौट आती है और अपने पति और अपने ससुराल वालों को दिल से अपनाने का खुद से वादा करती है। फिर वो उन लोगों के साथ काफी घुल मिल कर रहती है। ऐसी समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद किशोर के एक रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। सोनल की सास उससे कहती है, सोनल बेटा, तुझे तो पता है ना, किशोर की बुआ के घर शादी है, तो क्यों ना आज हम शॉपिंग पर चले? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मुझे भी नए कपड़े और कुछ ज्वेलरी चाहिए। लेकिन तभी राधा उदास होकर कहती है,
लेकिन भाभी हम किसी ब्रांडेड शॉप से शॉपिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इतना बजट ही नहीं है। कोई बात नहीं राधा, हम फुटपाथ से शॉपिंग करेंगे। अपनी पत्नी के मुंह से पहली बार ये बात सुनकर किशोर बहुत खुश होता है। वो सोनल से कहता है, सोनल, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपने ससुराल वालों को उसकी हैसियत के साथ पूरे दिल से अपना लिया और इसी खुशी में मैं भी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने चलूंगा। किशोर की बात सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। शाम को वो सभी शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं। अंबिका सोनल को एक रोड साइड ज्वेलरी शॉप पर ले जाती है। सोनल वहां से अपने लिए एक नेकलेस पसंद करती है और उसी लोकल मार्केट से सोनल अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस भी पसंद करती है। वो खुशी खुशी शॉपिंग करके घर लौट आती है। अगले दिन सोनल तैयार होकर अपने ससुराल वालों के साथ उनके रिश्तेदार की शादी में जाती है। सब लोग साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनल खाना बनाते समय राधा से बात कर रही थी। तभी बातों ही बातों में राधा कहती है, भाभी आपको डिजाइनर ड्रेस पहनने का बहुत शौक है ना? हाँ है तो बहुत। भाभी आपको पता है भैया भी एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर बनना चाहते थे। पिताजी ने तो पैसे इकट्ठा करके उन्हें एक बड़े फैशन डिजाइनर का कोर्स भी करवाया था। सोनल ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है, ये तुम क्या कह रही हो राधा? किशोर ने फैशन डिजाइनिंग की है? हाँ भाभी, भैया ने फैशन डिजाइनिंग में टॉप भी किया है, लेकिन फिर पिताजी के जाने के बाद भैया पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई और पैसों की कमी होने के कारण वो शोरूम नहीं डाल पाए और उनका सपना सपना ही रह गया। सोनल को यह सुनकर बहुत दुख होता है। वो अपने मन में सोचती है, काश मैं किशोर का ये सपना पूरा कर पाती। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन नम्रता सोनल के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उसे सोनल की कुछ पुरानी गोल्ड ज्वेलरी मिली। राधा ने गोल्ड ज्वेलरी को देखकर किशोर को फोन लगाया और बोली, पता है किशोर, आज मैं सोनल के कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे ये बहुत कुछ पुरानी गोल्ड ज्वेलरी मिली। उसकी नई ज्वेलरी तो मैंने बांट दी, लेकिन उसकी पुरानी ज्वेलरी के साथ मेरी बहुत याद। वो जब 1 साल की थी तब उसके पापा ने उसे ये छोटे से कान के टॉप्स दिलाए थे। फिर उसके हर बर्थडे पर वो जो भी ज्वेलरी पसंद करती थी उसके पापा उसे दिला देते थे और उनके जाने के बाद मैं दिलाती थी। इसीलिए इन ज्वेलरी को किसी को देने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं ये ज्वेलरी उसके पास भिजवा दूं। सासू माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी बेटी है, मुझसे ज्यादा उस पर आपका अधिकार है। मैं समझ सकता हूँ वो सिर्फ सोना नहीं बल्कि आपकी भावनाएं हैं। सोनल भी अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। आप उसे भिजवा दीजिए। अब नम्रता सारी गोल्ड ज्वेलरी अपने मैनेजर उमेश के हाथों सोनल के पास भिजवा देती है। सोनल अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर राधा कहती है, भाभी आपकी ज्वेलरी तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ राधा, पुरानी हो गई है लेकिन आज भी नई सी लगती है। फिर कुछ सोचकर सोनम कहती है, अच्छा राधा, एक बात तो बताओ, अभी गोल्ड ज्वेलरी का रेट क्या चल रहा है? भाभी अभी तो गोल्ड ज्वेलरी बहुत महंगी हो गई है, वो 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। ये सुनकर सोनल बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास और नंद से कहती है, माँ जी, राधा मेरे साथ बाजार चलिए। सोनल, अंबिका और राधा को लग रहा था कि सोनल इस पुरानी ज्वेलरी को बदलकर नई ज्वेलरी लेना चाहती है, लेकिन सोनल सुनार की दुकान पर पहुंची और बोली, देखिए मुझे सारी ज्वेलरी बेचनी है, आप इनको तोलकर इनके कितने पैसे मिलेंगे मुझे बता दीजिए। इतनी सारी पुरानी ज्वेलरी देखकर सुनार बहुत खुश हो गया। सोनल ने अपनी पुरानी ज्वेलरी 50 लाख रुपए में बेच दी और अपने घर आकर वो पैसे किशोर को देती हुई बोली, किशोर, राधा ने मुझे बताया था कि तुम डिजाइनर कपड़ों का शोरूम डालना चाहते हो। ये सारे पैसे ले लो और डिजाइनर कपड़ों का शोरूम खोलो। किशोर के मना करने पर सोनल उसे बहुत मनाती है। अंत में किशोर भी मान जाता है। सभी मिलकर किशोर की हेल्प करते हैं और वो एक बहुत सुंदर डिजाइनर कपड़ों का शोरूम डाल लेता है। इस बात से सोनल की मां अंबिका भी बहुत खुश हो जाती है। जल्दी किशोर का शोरूम पूरे शहर में फेमस हो जाता है और धीरे धीरे करके किशोर अमीर हो जाता है। अब सोनम न सिर्फ खुद ब्रांडेड ज्वेलरी और कपड़ों की शॉपिंग करती बल्कि अपनी सास और नंद को भी ब्रांडेड कपड़े और ज्वेलरी की शॉपिंग करवाती। इस तरह